नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, आपके और हमारे और किसी भी दुनिया के मनुष्य जाति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो है शिक्षा। अगर व्यक्ति के, इंसान के जीवन से शिक्षा हटाई जाए, संस्कार हटाई जाए तो पशु और उसमें कोई फर्क नहीं है। ये फर्क आपको मुझको इंसान बनाने वाली शिक्षा की अवस्था हिंदुस्तान में इतनी खराब है और उसको सुधारने का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी, इस देश को आज़ादी मिलने के लिए जितना महत्वपूर्ण संघर्ष हमारे क्रांतिकारियों ने किया और ये आज़ादी हमने पाई, इस आज़ादी के मूल्य का निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया है। उन्होंने कहा है कि इस देश में, खास करके उन्होंने निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के लिए दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारी बाबू है, शिक्षक है, सरकारी नौकर है, उनके और सारे राजनेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। ये इतना ऐतिहासिक निर्णय है कि इस निर्णय से देश की शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है। इसलिए मैं उस न्यायालय का आभारी हूँ और इस याचिका को करने वाले का भी आभारी हूँ। आपकी हमारी इस 1 घंटे की पूरी चर्चा के द्वारा इसको हम पूरे देश में लागू करने की बात करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले मुद्दे पर नजर डालते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का हथौड़ा अब शिक्षा विभाग पर पड़ा है। देश की बदहाल शिक्षा को सुधारने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सभी जनप्रतिनिधियों, नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने को अनिवार्य बनाने का इसी हफ्ते आदेश दिया है। बेशक ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 100% सही है, लेकिन जो दशा सरकारी स्कूलों का है, शिक्षा का जो स्तर सरकारी स्कूलों का है, वो भी किसी से छुपा नहीं है। और यही वजह है कि केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्राइवेट स्कूल लगातार फल फूल रहे हैं और साथ ही फल फूल रहा है प्राइवेट स्कूलों का शिक्षा के नाम पर व्यापार। हर साल स्कूलों के फीस बेहिसाब बढ़ा दिए जाते हैं और उधर सरकारी स्कूल बेदम है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ी तो जरूर है, लेकिन सुधारों का सिलसिला रुक सा गया है और सबसे बड़ी मुश्किल शिक्षकों की तैनाती को लेकर खड़ी हुई है। उनकी कमी पूरे देश में है, पर उत्तर के राज्यों की स्थिति ज्यादा खराब है। उत्तर प्रदेश की स्थिति को संवारना आसान नहीं है और सरकार की इच्छा शक्ति लंबे समय से कमजोर रही है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा की बदहाल स्थिति के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक शिक्षक को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। राज्य में शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के इरादे से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले सुल्तानपुर के शिक्षक शिव कुमार पाठक को सरकार ने नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया। मतलब साफ है, यूपी के अखिलेश राज्य में पूरी तरह दोहरी शिक्षा नीति दिखाई देती है। सवाल ये है कि आखिर जिनके हाथों में सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा दे रखा है, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते? आखिर क्यों नेताओं, अधिकारियों, न्यायाधीशों और सरकार से वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी प्राथमिक स्कूलों में क्यों नहीं जाते? आखिर सरकारी स्कूलों की हालत आज इतनी खराब क्यों है? हर साल केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट पेश करती हैं। आंकड़े बताते हैं कि शिक्षकों पर वेतन के तौर पर हर साल सरकार मोटी रकम खर्च करती है, लेकिन क्या शिक्षक अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं? आज ऐसे कई सवाल न केवल उत्तर प्रदेश के सामने हैं, बल्कि पूरे देश की जनता कहीं न कहीं इन कड़वे सवालों के जवाब चाहती है। शिक्षा की हालत में सुधार लाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में प्राथमिक शिक्षा की बदहाली पर कड़ी टिप्पणियां की थी। आज जरूरत है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए फैसला सुनाया है, उसका पालन केवल यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में होना चाहिए। आइए नजर डालते हैं कि क्या है उत्तर प्रदेश में शिक्षा की स्थिति का लेखा जोखा। यूपी में कुल प्राइमरी स्कूलों की संख्या 1,13,350 है। प्राइमरी स्कूलों में 2.61 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बेसिक शिक्षा बजट 32,531.71 करोड़। माध्यमिक शिक्षा के लिए कुल बजट 7,941.97 करोड़। यूपी में शौचालयों की सुविधा सिर्फ 1,45,327 स्कूलों में है। यूपी में शौचालय विहीन स्कूलों की संख्या 1,632 है। प्रदेश के 1,86,874 स्कूलों में हैंडपंप की सुविधा है। प्रदेश के 55,154 बाउंड्री विहीन स्कूल हैं। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल।
के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि क्या सरकारी स्कूलों की स्थिति के बारे में जो निर्णय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिया है, यह पूरे हिंदुस्तान में लागू करना चाहिए और प्राइमरी शिक्षा और खास करके सरकारी स्कूलों की शिक्षा की जो दयनीय अवस्था है, इसको बदलने के लिए निर्णय अच्छा है। और हम तो मानते हैं कि अच्छा है, और इसको हिंदुस्तान में लागू करने के लिए देश भर के सामाजिक संस्था और शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने पहल करने की आवश्यकता है। यह दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस निर्णय के खिलाफ शायद पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है, या भारत सरकार में या सर्वोच्च उच्च न्यायालय में भी इसके खिलाफ जा सकती है। उस सरकार ने ऐसा निर्णय करने के पहले कई और राज्य सरकारें भी इस पर पहल कर सकती है। कौन सा राज्य हिम्मत दिखाता है या इस देश की इस सर्वोच्च अच्छे निर्णय को साथ देता है, यह भी देखना है। देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को भी हम आह्वान करते हैं कि न्यायालय के आदेश के बगैर आप अपने यहां पर इस निर्णय को लागू करें, क्योंकि इस देश की राजनीतिक जमात और सरकारी बाबुओं को पता चले कि शिक्षा व्यवस्था सुधारना कितना जरूरी है। जब स्कूल में जाने वाला उनका प्यारा लाडला जब रोज वापस आकर वहां की दुर्दशा बताएगा, तब निश्चित तौर पर यह सुधरने लगेगी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। हेलो। हाँ, नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। मैं ये विचार रखना चाह रहा था, माननीय उच्च न्यायालय का बहुत ही महत्वपूर्ण ये निर्णय आया है, स्वागत योग्य है। लेकिन अगर थोड़ा एक कदम और सरकार आगे बढ़ के थोड़ा सा ये भी सुनिश्चित करे कि जो अधिकारी हैं, नेता हैं, उनका परिवार का इलाज सरकारी अस्पतालों में होगा, तो हो सकता है कि सरकारी अस्पतालों की दशा भी सुधरे। अगर थोड़ा सा ये प्रयास किया जाए कि ये रोडवेज में बैठकर ही सफर करेंगे, तो हो सकता है रोडवेज की भी थोड़ी दशा सुधर जाए। और अगर ये हो जाए कि लग्जरी गाड़ी में प्रयोग नहीं करेंगे लग्जरी गाड़ियों का, तो हो सकता है सड़कों की दशा भी इनके संज्ञान में आ जाए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ सुरेश जी। हाँ, हेलो। हाँ, बोलते रहिए। क्या जब आप पढ़ते थे और आपके गुरुजी आपको एक चांटा मार देते थे, तो क्या आपके अभिभावक, आपके पिताजी थाने पहुंच जाते थे? उल्टा हम वो विश्वास करते थे? बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मुझे क्या कोई अफसर अपने उसमें कंपाउंड में खुद झाड़ू लगाता है, खुद सफाई रखता है? कौन से बेसिक स्कूल के लिए सफाई की व्यवस्था की गई है, ये भी थोड़ा ध्यान देने योग्य है। केवल एक पक्षी ही देखना, एक पक्ष के बारे में ही चिंतन करना, वो उपयुक्त नहीं है। सभी पक्ष देखे जाने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, धन्यवाद। बहुत बड़ी अच्छी सूचना है आपकी। हिंदुस्तान इसके ऐसे कठोर उपायों के बगैर नहीं सुधर सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद की हिंदुस्तान को देख रहे थे, तो यह सूचनाएं उन्होंने तब दी थी कि अगर हिंदुस्तान को सुधारना है तो इसमें समानता लाने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए। इन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं। जो शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनमें महत्वपूर्ण मुद्दा है, पिछले दिनों दिल्ली के किसी एक स्कूल में पानी घुस गया था ज्यादा बारिश आने के कारण। तो स्कूल सरकारी स्कूल था, शिक्षक ने बच्चों को, और सब खुद शिक्षक भी लग गए, उन्होंने सबने मिलकर पानी बाहर निकाला। इस देश के कुछ चैनलों ने उस घटना को ऐसा हाईलाइट किया कि उस शिक्षक की भी नौकरी चली गई, बेचारा बेरोजगार हो गया। हो क्या रहा था? हम अपने स्कूलों में जब हम पढ़ते थे, तो हमारे स्कूल में चौथी तक मैं प्राइमरी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, हम गोबर लाने जाते थे हर शनिवार को। हमारे क्लास को हर शनिवार को हम गोबर से लिपते थे सारे बच्चे। हमारे क्लास में पढ़ने वाला सरपंच का बेटा हो, वहां के विधायक का बेटा हो, वहां के व्यापारी का बेटा हो, या कोई भी हो, ये सबके लिए कॉमन था। सफाई के लिए कोई अन्य व्यवस्था करने वाले नहीं थे। अगर हम अपना घर सब साफ रख सकते तो बच्चे ही, विद्यार्थी ही स्कूल साफ करते थे। मुझे तो चाटा खाने की जरूरत नहीं पड़ी कभी शिक्षा की, लेकिन जिनको शिक्षा दी जाती थी, कान पकड़ा जाता था, यह माना जाता था कि अगर शिक्षक आपका कान पकड़ ले तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। और मैंने तो कभी भी यह नहीं देखा कि कोई पालक शिक्षक के खिलाफ कोई कंप्लेंट लेके गए कि हमारे बच्चों को क्यों मारा, बल्कि ये कहते थे कि शिक्षक को कि आप ज्यादा लाड़ प्यार मत करिए, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। तब की यह स्थिति है। और आज शिक्षकों के ऊपर एफआईआर करने वाले लोग हैं, और अपने ही स्कूल में सेवा देने वाले बच्चों के खिलाफ, शिक्षकों के खिलाफ न्यूज लगाने वाले चैनल हैं।
क्या होगा इस देश का? जो होगा वो आपके सामने है। यही अगर जारी नहीं रखना है तो बदलना जरूरी है, व्यवस्था को बदलना जरूरी है। हम कारणों में नजर डालते हैं कि आखिर हमारे देश की शिक्षा की व्यवस्था की क्या जरूरत थी और कहां तक हम आए, क्या कारण है। सरकारी स्कूलों के बच्चे आधुनिक शिक्षा में पिछड़े। कई सरकारी स्कूलों के बच्चे शिक्षकों के अभाव में आधुनिक शिक्षा से दूर हो रहे हैं। ऐसे में सरकारी स्कूल के बच्चे मिशनरी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से पिछड़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का अयोग्य होना। कई सरकारी स्कूल के शिक्षक बिना योग्य शिक्षा के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। देश के कई सरकारी स्कूलों के शिक्षक स्कूलों में पढ़ाने तक नहीं जाते। शिक्षक छात्र अनुपात खराब। सरकारी स्कूलों में शिक्षक और छात्र अनुपात काफी खराब है। कहीं कहीं तो 50 छात्रों को एक शिक्षक पढ़ा रहा है। कहीं सरकारी स्कूलों में अकेला शिक्षक बैठा है, छात्र नदारद। सरकारी स्कूलों में खराब व्यवस्था, चाहे वो क्लासरूम की बात हो या फिर साफ सफाई की, पीने के पानी की व्यवस्था हो या फिर शौचालयों की, खेल के मैदानों की हो या फिर स्कूल की चारदीवारियों की, सभी सुविधाएं सरकारी स्कूलों में बदतर है। नेता और अफसर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से दूर रखते हैं। सरकारी कर्मचारी हो या नेता, कोई भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजता। भेजे भी क्यों? क्योंकि वहाँ ना तो सुविधाएं हैं और ना ही अच्छी शिक्षा। सरकारी स्कूलों से बच्चे नदारद। कई जगह के सरकारी स्कूलों में तो बच्चे पढ़ने ही नहीं आते, क्योंकि वहाँ सभी माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। लेकिन कई जगह बच्चों को पढ़ाने वाले भी नहीं हैं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा में भ्रष्टाचार। सर्व शिक्षा अभियान में भ्रष्टाचार नया नहीं है। बच्चों के मिड डे मील को दूसरे लोग ही खा जाते हैं। सामान्यतः किसी स्कूल की भी आज अगर व्याख्या या उस स्कूल की अवस्था या उस स्कूल की बात या सच्चाई बयां करने की जब स्थिति आती है तो लोग वहाँ के व्यवस्था को ज़्यादा जोर देते हैं। मैं दावा करता हूँ, आप निश्चित मेरे इस दावे से सहमत होंगे कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय या स्कूल वो नहीं है जो सर्व सुविधा संपन्न है, बल्कि वो है जहाँ से दुनिया को ठीक रखने वाले, खुश रखने वाले, संपन्न बनाने वाले विद्यार्थी बनते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं। आज स्कूलों में एसी हो, स्कूलों में ऐसे बेंच हो, बेंच पे कुशन हो, वहाँ पर इन्वर्टर हो, एलसीडी प्रोजेक्टर हो, और अगर वो शिक्षक ही सही शिक्षा नहीं देता हो तो फिर वो क्या काम का। लेकिन आज हम सुविधा पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज्ञान पर नहीं। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हेलो। हाँ हेलो, क्या कहना है आपको। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी एक सज्जन जो बता रहे थे मतलब कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, मैं तो ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि एक जो ये रिजर्वेशन का चक्कर है, इसकी वजह से जो हमारे शिक्षा का स्तर नीचा होता जा रहा है। दूसरा ये मतलब जोड़े हैं कि मतलब साथ में कि जो हमारे फौजी मतलब जैसे सीमा में है, नेता वही बने जिनका एक ब्लड रिलेशन फौज में हो, ये भी कंपलसरी हो जाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। ये थोड़ी देर पहले किसी कॉलर ने भी सुविधा ये सजेशन दी थी, और ये एक और भगिनी कॉलर की भी यही सुझाव है, यही सूचना है। इस देश को ऐसे नेता चाहिए। विधायक का भी चुनाव लड़ना हो तो उसका बेटा या तो सरकारी स्कूलों में पढ़ा हो या भारतीय सेना में हो, ये उसको कंपल्शन करना चाहिए। तब जाके उसको पता चलेगा कि देश के प्रति कमिटमेंट क्या होती है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। नमस्ते, मैं पश्चिम बंगाल कोलकाता से बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सरकारी स्कूल तो सब्सिडी का घर बन गया है। बच्चों लोग को लालच देके तो पढ़ाया जा रहा है कि आपको सब्सिडी देंगे, फूड देंगे। कांग्रेस तो कंगाली बना के चल गया देश को। जो देश पूरा दुनिया को ज्ञान देता था, आज खुद ही ज्ञानहीन होकर बैठा हुआ है। मैं आपके द्वारा मैं आपको बोलना चाहूंगा सुरेश जी कि आप अपने जैसे क्या एड में दिखाते हैं भगत सिंह के बारे में, सबके बारे में दिखाते हैं, आप रामायण के भी कुछ दोहा दिखाया कीजिए जो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और मैं मोदी सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि या तो आप सरकार ये सब्सिडी वाला ये सब सिस्टम हटाइए, किसान को ही कंगाली बना दे। जो किसान दान करता था, जाके गोदान करता था, इतना धर्म पुण्य करता, आज खुद कंगाली बने। क्या ऐसा कारण रहा जो हम लोग इस ढंग से, और जो पढ़ाया जाता है स्कूल में वो भी तो झूठ पढ़ाया जाता है। साइंस बोलता है आत्मा नहीं, ये सब क्या पढ़ाया जाता है हम लोग को। हम लोग को एकदम पूरा धकेल दिया गया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। पढ़ के भी हम लोग आगे होगा। हम लोग पढ़ते किस लिए आजकल साइंस में, हम लोग को नौकरी मिले, नौकरी है नहीं भारत में। और मेड इन चाइना में सब मेड इन चाइना बिक रहा भारत में। क्या हो गया अपने देश को। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये सबसे अच्छा अब तक का कॉल मैं कहूँगा। पढ़ाया तो क्या जाता है, ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि हम जिस स्कूल को ठीक करने की बात कर रहे हैं
मैं फिर कहता हूं, स्कूलों की ठीक करने की मेरी व्याख्या में वहां की व्यवस्था और सुविधा नहीं है, वहां का एजुकेशन का स्तर है, शिक्षा का स्तर है, क्वालिटी एजुकेशन है। ये नहीं कि वहां पर एसी लगेंगे। और इसलिए उन स्कूलों में सत्य पढ़ाया जाए, हिंदुस्तान पढ़ाया जाए, और व्यक्ति को भीख मांगने के लिए तैयार करने के अधिकार पढ़ाने के बजाय उसको कर्म कर कर पुरुषार्थ करने के अधिकार के बजाय कर्तव्य पहले पढ़ाना जरूरी है। ऐसे स्कूलों की जरूरत है। हमारे साथ वीरदेव सिंह जी जुड़े हैं, जो गाजियाबाद में एक स्कूल में शिक्षा मुख्याध्यापक है। मैं आपके पास दोबारा आता हूं। वीरदेव सिंह जी, आपको कोई आशा दिखती है कि इसमें कोई बदलाव हो सकता है? हाँ जी, बदलाव हो सकता है। कैसे बदलाव हो सकता है कि यदि नेताओं के बच्चे, सभासदों के बच्चे, एमपी एमएलए के बच्चे यदि सरकारी स्कूलों में पढ़ना शुरू कर दें तो उससे क्या होगी, जो गरीब के बच्चे हैं और जो आपस में असमानता है वो दूर हो जाएगी, समता मूलक समाज की स्थापना होगी। गरीब और उत्तर प्रदेश की सरकार तो समाजवादी सरकार है, ये समता मूलक की बात करती है और ऐसी बात करने वाले शिक्षक को निकाल देती है। नहीं, हमारे जो उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं वे वैसा प्रयास कर रहे हैं जी, ऐसी बात नहीं है। शिक्षा पर जोर लगा रहे हैं कि चलिए, मुझे पता है आप भी खिलाफ बोलेंगे तो कल आपकी भी नौकरी चली जाएगी। कोई बात नहीं, यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं शिक्षा का। जी हां, शिक्षा आपके और हमारे सबके जीवन की महत्वपूर्ण एक ऐसे संस्कारों की पाठशाला जो हर व्यक्ति के जीवन में आती है, इसलिए वो जानवर से इंसान बनता है। और उसके इस इंसान बनने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था ही अगर चरमरा जाती है तो उस देश का इंसान पशु बन जाता है, पशु रहता है, इंसान नहीं बनता है। हिंदुस्तान जिस विद्या के लिए, जिस ज्ञान के लिए दुनिया भर में जाना जाता था, उसी हिंदुस्तान की यह दुर्दशा इसकी शिक्षा व्यवस्था के कारण हुई है। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण शिक्षा उसके जीवन की सर्वोच्च शिक्षा नहीं होती, बल्कि प्राथमिक शिक्षा होती है। और वो प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूलों में इतनी खराब है जहां सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। और इसलिए इस विषय पर हमको बात करनी है कि हिंदुस्तान के तमाम कई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई साइंटिस्ट, कई बड़े विद्वान जिन सरकारी स्कूलों से निकले, वो अचानक इतने खराब क्यों हो गए? क्या सरकारी स्कूल खराब हो गए इसलिए प्राइवेट निकले, या प्राइवेट निकले इसलिए सरकारी स्कूलों को खराब किया गया? पूरी प्रक्रिया पर हमको बात करनी है। कई विद्वान हमारे साथ आज जुड़े रहेंगे। आज हमारे साथ शिव कुमार पाठक जुड़े, जिन्होंने याचिका इलाहाबाद न्यायालय में डाली थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको बख्शिश देने के बजाय उनको शिक्षा सेवा से निलंबित कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है। ये इस देश के सरकार का शिक्षा के प्रति अप्रोच है। शिव कुमार जी, क्या कहेंगे आप? जी सुरेश जी, स्थिति बड़ी दयनीय है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक अंतरिम आदेश में, ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, अभी हाल में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा उसके हेल्थ जितनी महत्वपूर्ण है, और बच्चे की प्राथमिक शिक्षा स्वस्थ राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। और आचार्य चाणक्य ने 2000 साल पहले कह दिया था कि अगर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं तो उन्हें राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। और आरटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद गार्जियन की भूमिका में हमारी सरकार आ गई है। और सरकार जिस तरीके से योजनाएं लागू कर रही है, जिस तरीके से नीतियां लागू कर रही हैं, उनका परिणाम जगजाहिर है, उससे बोलने के लिए कुछ है ही नहीं।
और इसको लेकर के सबसे पहली चीज होती है हमारा बच्चा जो एक नन्हे पौधे के रूप में होता है, और दूसरी बात जो होती है वो होता है क्वालिटी टीचर। क्वालिटी टीचर के लिए तमाम बार मैंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, आप देख भी रहे हैं। 72,825 शिक्षक भर्ती माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से शिक्षा मित्रों के समायोजन पर रोक। आरटी एक्ट कहता है टीईटी पास होना चाहिए और बिना टीईटी पास किए समायोजन हो रहा था, उस पे माननीय उच्चतम न्यायालय की रोक 6 जुलाई को। फिर 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक की भर्ती के लिए विवाद लेकर के मैं गया, जिसपे आपका ताजा फैसला आया हुआ है माननीय इलाहाबाद। और आपका कितने लोगों ने अभिनंदन किया इस फैसले के बाद? जी, हमें अभिनंदन से हमारा कोई लेना देना नहीं है ना, मुझे अभिनंदन। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ, हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ कि हमारे देश का अप्रोच क्या है। आपका अभिनंदन तो कितने लोगों ने किया मुझे पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको सेवा से निकाल दिया। जी, प्रशस्ति पत्र दिया गया मुझे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको शिव कुमार जी, मुझे आपकी बाकी स्थिति पता नहीं, लेकिन मैं सुदर्शन के तरफ से आपको जॉब ऑफर करता हूं। अगर आपकी जॉब गई है और आपको जॉब की जरूरत है तो सुदर्शन आपको जॉब देगा। आपका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को जहां सरकार ने पुरस्कृत करना चाहिए वहां अगर सजा दी जाती है तो ऐसे लोगों के पीछे सुदर्शन खड़ा रहेगा। जो लोग देख रहे हैं उनसे मेरा एक सवाल है कि सेंट्रल स्कूल भी सरकारी स्कूल है, और उसी सेंट्रल स्कूल में जितना वेतन उनके अध्यापकों को मिलता है उतना सभी प्राथमिक विद्यालयों के, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार, सबको लगभग वही वेतन मिलता है। सरकार की वित्तीय सहायता से सेंट्रल स्कूल भी चलते हैं और राज्य सरकारों के भी स्कूल चलते हैं। सेंट्रल स्कूल में पढ़ाने के लिए लोग सिफारिश लेकर के जाते हैं और सिफारिशी पत्र लेके जाते हैं, और ये अभिलाषा होती है कि सेंट्रल स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। सारे केंद्रीय कर्मचारी खुद बिना किसी कानून के सेंट्रल स्कूल में पढ़ाते हैं, और वहाँ अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ते हैं। और सब कुछ वही होने के बावजूद अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो एक मनरेगा मजदूर होगा जो 200 रुपए फीस देने में भी सक्षम होता है, वो सोचता है कि मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसा क्यों? दोनों तो सरकारी विद्यालय हैं, उतने ही वेतन पाने वाले शिक्षक दोनों में पढ़ाते हैं। बिल्कुल। शिव कुमार जी, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में ये कैसे लागू हो सकता है पूरे देश में? जी, परिवार में 10 सदस्य होते हैं, अगर कोई विकृति पैदा होती है तो उसके लिए सभी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जो परिवार का मुखिया होता है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। यहाँ पर एक ईमानदार कोशिश की जरूरत है, चाहे अध्यापक के स्तर से बात करी जाए, चाहे प्रधानाध्यापक के स्तर से बात करी जाए, चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी के, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री के। जो जितने बड़े ओहदे पर है उसकी उतनी ज्यादा जिम्मेदारी है, उससे बचा नहीं जा सकता है। बिल्कुल। शिव कुमार जी, आगे आपकी क्या योजना है, क्या करेंगे? जी, निरंतर संघर्ष करूंगा मैं इस मामले पर, और अभी जो फैसला आया है निश्चित तौर पे कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ सकते हैं, तो आज ये क्यों नहीं हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, सरकार अगर इस फैसले के खिलाफ जाती है तो मैं निश्चित तौर पे सरकार के खिलाफ खड़ा रहूंगा। और इसके जी बोलिए। इसके अलावा जहां जहां पर मुझे कमी दिखाई पड़ेगी बेसिक एजुकेशन को लेकर के, वहां पर मैं प्रयास प्रशासनिक स्तर पे भी करूंगा, प्रयास न्यायिक स्तर पे भी करूंगा, और सामाजिक स्तर पे भी प्रयास करूंगा। शिव कुमार जी, आपको मीडिया के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार से इस शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए साम दाम दंड भेद हम आपके साथ खड़ा रहेंगे। धन्यवाद। ये थे शिव कुमार पाठक, जिन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके ऐसा एक ऐतिहासिक निर्णय लाया है जो हिंदुस्तान के शिक्षा के चित्र को, और स्वाभाविकता ही उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के चित्र को बदल सकता है। हमारे साथ शिव नारायण सिंह जी, ये भी शिक्षक है, स्टूडियो में जुड़ गए हैं। शिव नारायण जी, आपका स्वागत करता हूं। आप सरकारी किस स्कूल में शिक्षक है? हाँ, शिव नारायण जी, आप कौन से स्कूल में शिक्षक नहीं है जी? वीरदेव सिंह। आपके पास आएंगे, कुछ और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं बिजनौर से बोल रहा हूँ। ये जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश कराया है ये बहुत ही बढ़िया किया है, क्योंकि गरीबों के बच्चे भी एक अच्छी शिक्षा ले पाएंगे, और क्योंकि पहले बड़े बड़े लोगों के लोग
बच्चे IAS PCS के जो एग्जाम में बैठते थे, अब सभी की प्राइमरी की स्कूल की जो शिक्षा होगी वो भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जब अच्छे अधिकारियों के बच्चे उसमें पढ़ने जाएंगे तो हम जैसे गरीबों के बच्चे भी उनके साथ में लग के अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। मैं इसका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है, देखिए स्क्रीन पर सरकारी स्कूलों की स्थिति देखिए। देश में सरकारी स्कूलों की हालत। देश के सरकारी स्कूलों में छात्र शिक्षक का अनुपात 19:9 में पूरा। देश में कक्षा शिक्षक का अनुपात 20:2 में पूरा। देश के 30% स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है। पीने का पानी 15% स्कूलों में नहीं है। शौचालय देश के 49% स्कूलों में नहीं है। लड़कियों के लिए शौचालय 40% स्कूलों में नहीं है। देश के 70% स्कूलों में लाइब्रेरी की सुविधा। यूपी में सरकारी स्कूल 91.2% तीसरी कक्षा के बच्चे अंग्रेजी का एक वाक्य भी नहीं पढ़ पाते। 75% 5वीं कक्षा के बच्चे भाग के सवाल हल नहीं कर पाते। 69% 5वीं कक्षा के बच्चे घटना भी नहीं जानते। 67% चौथी कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा का हिंदी का पाठ नहीं पढ़ पाते। यूपी में 27,379 स्कूल एक कमरे में चल रहे हैं। 11% प्राइमरी स्कूल एक कमरे में चल रहे हैं। 10% स्कूल 2 कमरों में चल रहे हैं। 10% स्कूल के लिए 3 कमरों की सुविधा है। एक कमरे में कई क्लास के बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है। सिर्फ 9% स्कूलों में 5 से ज्यादा कमरे। 21% शिक्षक तो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने ही नहीं आते। 7% शिक्षकों की जगह दूसरे टीचर ड्यूटी करते। 21% मतलब करीब 25% शिक्षक पढ़ाने ही नहीं जाते, और जो पढ़ाने जाते हैं उनकी वैचारिक, उनकी पढ़ाने की स्थिति क्या है, इसके भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि 5-10% शिक्षक इस देश में सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और फिर भी हिंदुस्तान चल रहा है। अगर ये 100% अच्छे हो जाए तो क्या हो सकता है, कल्पना करिए। कई कॉलर जुड़े हैं। जय हिंद। जय हिंद बोलिए। सर, मैं हाँ। राजेश कुमार सिंह। हाँ, ये जो नेता हैं और जो अफसर हैं सर, वो क्या अपना नामांकन करवाएंगे अपने बच्चों का कि मतलब मेरे इतने बच्चे हैं, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा, मैं बाहर विदेश में या प्राइवेट हायर स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा, और सरकारी स्कूल का शिक्षा और बेहतर करने के लिए सरकार को अच्छी कदम उठाना चाहिए, जो कि आज के डेट में बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। हाँ, मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर, गुजरात से। बोलिए बोलिए। सर सर ये मैं कहना चाहता हूँ कि किसी नेता का लड़का ना तो किसी अफसर का लड़का सरकारी स्कूल में नहीं जाता, इसलिए वो ध्यान नहीं देते। सरकारी स्कूल की जो हमारी हालत है आज जो कुछ है सब सर, ना तो किसी नेता का लड़का, कोई आप बताइए कोई सेना के अंदर किसी अफसर का लड़का हो या किसी नेता का लड़का हो, देश की इनको ये सरकारी स्कूलों की नहीं पढ़ी है सर। इनके लड़के आए और राज करे वही इनको पढ़ी है सर, बस और कुछ नहीं है सर। इकबाल जी, इकबाल भाई, आपको शायद याद होगा, मुझे लगता है 2010 या 11 में हमने इस मुद्दे को उठाया था, तब भी शायद आपने कॉल किया था। हाँ, मेरी लड़की से बात हुई थी सर, मुझे मालूम है। बिल्कुल, मुझे याद है कि हमने आपके बेटी के कॉल को रिकॉर्ड करके नेट पे डाला था, जिसको 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा था। धन्यवाद, आपने कॉल किया है। इस देश में ऐसे तमाम लोग हैं, बल्कि भारत के प्राइमरी शिक्षा की सुविधा बढ़ाने की या उस शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का एक ही सबसे बड़ा अच्छा सॉल्यूशन था, और मुझे लगता है कि उच्च न्यायालय के दिमाग में वही आया है, क्योंकि वो भी यही सोचते थे, जैसे हम जैसे कई लोग सोचते थे कि सरकारी बाबू नेता, इनके बच्चे जब स्कूलों में पढ़ने जाएंगे, जब उनको कंपलसरी किया जाएगा सरकारी स्कूलों में पढ़ना, तब वहां की व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। हमारे साथ कई और कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। सर, बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है आपके द्वारा। हेलो, बोलिए बोलिए। जय हिंद। हाँ सर, बहुत अच्छी आपका मुहिम है सर, हम लोग आपके साथ जुड़े हैं सर। धन्यवाद। हमारे साथ वीरदेव सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो नोएडा में एक स्कूल में शिक्षक है, उनके पास चलते हैं। वीरदेव जी, आपका क्या कहना है? 18 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है वह बहुत स्वागत योग्य है, और
इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय एक मील का पत्थर साबित होगा। आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? मैं बीएबी हायर सेकेंडरी स्कूल अटोन नंगला फिरोज मोहनपुर गाजियाबाद में पढ़ाता हूं और वहां कार्यवाहक प्रधानाचार्य हूं लगभग 1 वर्ष से। आप भी सरकारी हमारा स्कूल जो में विद्यालय पढ़े हैं? है, हमारा जो विद्यालय है ये पढ़े हैं? अशासकीय विद्यालय है। आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं? हाँ जी, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं हम। तो और क्या हमने कारण रहा कि तब, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, हाँ जी, क्या कारण रहा कि तब सब लोग जब पढ़ते थे तो वो स्कूल तो अच्छे थे, ना वहां पर गंदगी थी, ना शिक्षकों की सिखाने की जो क्वालिटी थी वो खराब थी, ऐसा क्या हो गया कि ये स्थिति खराब होती चली गई? पहली बात तो ये है जी, अब मैं गांव के स्कूल में कार्यवाहक प्रधानाचार्य हूं और उसमें पहले हमारी पढ़ाई और मैंने करीब 100 बच्चे पढ़ा दिए जो मिलिट्री में हैं और पुलिस में हैं। पढ़ाई हमने बड़ी मेहनत से की, लेकिन आजकल गाँवों में जो पैसा आ गया है ज़मीन का, उसकी वजह से गाँवों का झुकाव सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूलों की तरफ बढ़ा है। और वहाँ ये तो आप नोएडा की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में तो कई बेचारे गांव ऐसे जहाँ 65 साल में उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, हाँ जी, वो भी तो मजबूर है सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट में जाने में। क्या कारण है? सरकारी स्कूल में पहली चीज है अध्यापकों की कमी, सुविधाओं का अभाव, सुविधा इतनी नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। दूसरी फर्नीचर की समस्या है, स्वच्छ पेयजल की समस्या है। नहीं, आप देखिए, आप जो कह रहे हैं, बेंचेस तो हमारे समय भी नहीं हुआ करते थे। हाँ जी, नीचे बैठ के पढ़ते थे। फर्नीचर नहीं हुआ करते थे। सुविधा क्या होती थी? सुविधा का नाम भी पता नहीं होता था। शिक्षक ऐसे होते थे कि संडे को भी स्कूल क्यों नहीं है, ऐसी मन में टीच लगती थी कि संडे को भी स्कूल होना चाहिए। एक दिन नहीं छोड़ते थे, बारिश में भी जाते थे, भले भीग ना जाए। ये स्कूल के प्रति हम लोगों का लगाव था, ये लगाव अब क्यों नहीं है? सर ये बात है, एक तो अनुशासन की कमी, कुछ हमारे जो टीचर हैं वे भी मतलब लगन के साथ नहीं पढ़ा रहे। अब जो पहले पढ़ाते थे, समर्पण थे। विद्यार्थी और अध्यापक एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम विद्यार्थियों का सम्मान करेंगे, विद्यार्थी हमारा सम्मान करेंगे, यदि हम क्लास में अच्छा पढ़ाएंगे। मैं आपके पास दोबारा वापस आता हूं। हमारे साथ मुझे कॉलेज में जो पढ़ाते थे प्राध्यापक सुभाष राजवर जी जुड़े हैं। राजवर सर, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। मैं आज शिक्षा, जो कि आपके भी रुचि का विषय, इस पर बात कर रहा हूं। मेरा सवाल है, ऐसा क्या हो गया है हिंदुस्तान में? जब हम लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे तो लगता था कि ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह है, और आज लोग उसे सजा मानते हैं। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ, आज क्या हो गया कि लोग स्कूलों को सजा मानते हैं? दरअसल बात यह है सर कि शासन अपनी जिम्मेदारी टाल रहा है, पहली बात। क्योंकि दरअसल इसमें शिक्षा पे कम से कम 6% या 6% खर्च होना चाहिए, वो आज 3% से कम हो रहा है। पहली बात हुई है। दूसरी बात ये कि ये जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, आप बोलते रहिए, लगातार बोलते रहिए। मतलब कि आज जो ये बिना अनुदानित शिक्षा का जो सिस्टम चल रही है, यहाँ पर ये इन लोगों को ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसे प्राप्त हो गई है, तो जितना लूट सकते हैं उतना लूटने की कोशिश ये सब जितने भी प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है, पहली बात। तीसरी बात ये कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो यहाँ पर निर्णय दिया है, और जो हमारे भाई है जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है, उनका तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि ये आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि सरस्वती देवी भी आजकल लक्ष्मी देवी के इशारों पर अपना नृत्य फरमा रही है। सरस्वती देवी भी चलेगा, ये कब तक चलेगा? फरमा रही है, और ज्ञान गंगा में होने वाली लूट देखकर चंबल की घाटी भी शर्मा रही है। ये बात आजकल बड़ी जोर से चल रही है। इम्तिहान होना जरूरी है, और जो अध्यापकों को जो शिक्षा के बजाय जो दूसरे काम दिए जाते हैं, जैसे कि इलेक्शन का कुछ काम हो या दूसरी कुछ गणना करनी हो, तो ये काम बिल्कुल नहीं देना चाहिए जिसका असर उनके क्वालिटी पर या उनके अध्यापन पर पड़ता है। तो ये पहले बंद होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद।
हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, उनके पास चलते आप भी कॉल कर सकते हैं, स्काइप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सर, बागपत से एमपी सिंह बोल रहा हूँ। हाँ सर, 4 लाइनें कहना चाहूंगा सर। हो गई है पीर पर्वत, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, चाहे पूरे देश में ही ना ही सही, केवल उत्तर प्रदेश से ही स्कूल 45 स्कूलों की हालत बदलने की शुरुआत होनी चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ अनिवासी भारतीय एनआरआई है मनमोहन सोनी जी जुड़े हैं। सोनी जी न्यूयॉर्क में रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। सोनी जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सुरेश जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, भारत के स्कूलों की स्थिति, इस पर हम बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, पहली बात तो आपको प्रणाम कहता हूं और आपके चैनल को सलाम करता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं, मैं आपके प्रोग्राम को बहुत रेगुलर देखता हूं। और जहां तक स्कूलों की बात कर रहे हैं, अभी मुझे पता चला था कि एक हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि सब जो सरकारी विधायक है, एमपीज है, एमएलए है, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाने चाहिए। उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि मैं उस इंसान के बारे में सोचता हूं जिसने इतनी मेहनत करके एक हाई कोर्ट को भी ऐसा बता दिया और प्रूव कर दिया जिसको हाई कोर्ट को डिसीजन देना पड़ा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने सरकारी स्कूलों का जो तंत्र है उसको बहुत ज्यादा हमको मजबूत करने की जरूरत है। तो ये एक जो डिसीजन है, मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि कैसे सरकारी स्कूलों में लोगों को बढ़ावा दिया जाए कि अपने बच्चों को भेजें। तो इस बारे में मैं यही कहूंगा, इससे ज्यादा तो मैं और कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल। पर ये भी सुनने में आ रहा है कि जिसने ये हाई कोर्ट में अपील डाली थी, PIL डाली थी, तो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई शायद। बिल्कुल, वो हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले जुड़े थे, उनको सस्पेंड किया, निकाल दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये जो सुनने में आया है, मुझे ये लगता है कि ऐसे लोगों को जो सरकार के तंत्र को मजबूत करने के लिए कोशिश करते हैं, उनको तो कुछ मतलब पदम देना चाहिए। जो इतनी कोशिश करते हैं उनको सस्पेंड करना तो बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे नहीं मालूम किस बात पे, किस वजह से उसको सस्पेंड किया, जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। पर ऐसा सोनी जी, धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ और इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए शिक्षा की स्थिति का। और शिक्षा की स्थिति पर आज हमारे आपके बीच जो मंथन हो रहा है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जरूरत है। मैं इस मंथन को और शिक्षा को दुरुस्त करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को हिंदुस्तान की आज़ादी के मूल्य के बराबर का मानता हूं, क्योंकि आज़ादी तो व्यवस्था से हुई है, लेकिन उसी व्यवस्था ने हमारे शिक्षा को गुलाम बना दिया है। उस शिक्षा के गुलामी से हिंदुस्तान को अगर हम दूर निकालने में कामयाब रहे तो हिंदुस्तान की ये दूसरी आज़ादी साबित हो सकती है। लेकिन ऐसा होने की संभावना कम दिख रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सबसे युवा और उच्च शिक्षित, विदेश में उच्च शिक्षित मुख्यमंत्री अब उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में इस निर्णय के खिलाफ जाकर निर्णय वापस लेने के लिए आग्रह कर सकते हैं। मेरा इस देश के तमाम उन मुख्यमंत्रियों के लिए आह्वान है, अपील है इस समस्त हिंदुस्तान की तरफ से कि यह निर्णय अपने राज्यों में लागू कर अपनी मर्दानगी का परिचय कौन मुख्यमंत्री देता है, हम देखना चाहते हैं, क्योंकि यह निर्णय है जो हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को बदल सकता है। निजी और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में कितना फर्क है, कुछ वीडियो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। देखिए, ये एक तरफ सरकारी स्कूल है, एक तरफ हालांकि ये अच्छा सरकारी स्कूल है, और ये दूसरी तरफ है जो प्राइवेट स्कूल है।
सरकारी स्कूलों में बैठने के लिए जगह नहीं है। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो विद्यार्थी नहीं है। जमीन पर बैठकर पढ़ने को मैं खराबी नहीं मानता। ये दूसरी तरफ टॉयलेट की स्थिति है, प्राइवेट टॉयलेट देखिए जिसमें मच्छर भी जाने से डरेगा, और ये दूसरी तरफ है कितनी साफ सुथरी है। हमारे साथ इलाहाबाद से कल्पना वर्मा टीचर है, वो जुड़ी हुई है। कल्पना जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, इस उच्च न्यायालय के निर्णय को आप कैसा देखती है? सर, इस निर्णय से मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन मुझे दो बातें कहनी है। बोलिए ना। पहली ये कि जो ये डिसीजन आया है ये अफसर और नेताओं के प्रति आया है। क्या इस डिसीजन से संबंधित क्या गांव वालों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? उनका कोई अपना दायित्व नहीं है? मैं टीचर हूँ, मैंने ये चीज मैं रोज करती हूँ कि बच्चे स्कूल नहीं आते, कम से कम आधा से 1 घंटा हम लोगों को बच्चों को घर से स्कूल लाने में लग जाता है। पेरेंट्स ये कहते हैं जब नहीं जाते तो हम क्या करी, खेते जा रहा है। हम लोग को इतना फेस करना पड़ता है कि बच्चों को पहले बुलवाएं, बच्चों से नहीं आते हैं, हम लोग खुद जाते हैं, और पेरेंट्स इतनी बुरी तरह बिहेव करते हैं हम लोगों से कि उस चक्कर में हम लोगों का डेली आधे से 1 घंटा टाइम वेस्ट होता है। और कॉपी, जो कि हम लोग डेली कहते हैं कॉपियां लाइए, पेरेंट्स को बुला के कहते हैं, लिख के देते हैं, वो कॉपियां नहीं भेजते, और वही प्राइवेट स्कूलों में लिखाते, बंडल की बंडल कॉपी खरीद देते हैं, यहाँ तक कि एक घर के 3-3 बच्चों की एक साथ। तो ऐसा क्यों गांव वाले क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं हर एक चीज जो सुविधाएं उनको फ्री में मिल रही हैं, शायद इनकी वो वैल्यू नहीं समझते। इन्हीं सब चीजों में अगर वही उनका थोड़ा सा शुल्क स्कूल में जमा हो, फीस जमा हो, तो उस चीज का वो भी महत्व समझे। एक दूसरी बात, क्या अफसर नेताओं, आपको ये लगता है कि इस डिसीजन से अफसर और नेता अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, वो प्राइवेट में ही पढ़ाएंगे। और आपने डिसीजन पूरा नहीं आप फेस कर रहे हैं। डिसीजन में ये लिखा है कि अगर अफसर नेता प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और जितनी फीस वो वहाँ देते हैं उतनी वो साल भर की फीस सरकार को जमा करेंगे, तो वो यही करेंगे, वो अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल। बिल्कुल, लेकिन ये निर्णय एक शुरुआत है, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं कि एक शिक्षिका पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के सारे विद्यार्थियों के सारे क्लास को एक साथ ले रही है। देखिए ये विजुअल आपके सामने, ये बेंचें हैं जिनमें नीचे भी बच्चे हैं, जिसमें ऊपर भी बच्चे हैं, जहाँ नीचे जो पैसेज है वहाँ पर भी बच्चे हैं, सामने भी बच्चे हैं। इस स्कूल में एकमात्र क्लासरूम बचा है जिसमें बच्चे बैठ सकते हैं, बाकी क्लासरूम की स्थिति ही नहीं है। छत उखड़ चुके हैं, नीचे की जो टाइलें लगी थी, फर्श लगी थी, वो गांव के गुंडे चोर लेके जा चुके हैं। ये एकमात्र बचा हुआ स्कूल का क्लासरूम है जिसे एक शिक्षिका, पहली कक्षा का बच्चा भी आपको इस वीडियो में दिखेगा और 10वीं कक्षा का भी बच्चा दिखेगा, जो एक ही क्लासरूम में एक ही छत के नीचे पढ़ रहा है। ये इस देश के तमाम शिक्षा मंत्री, जो कि हर राज्य में एक शिक्षा मंत्री है, उनकी आंखों को क्यों नहीं दिखता है, और जिनको दिखता है वो इसके खिलाफ क्यों चुप है, यह सवाल है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, अजमेर से बोल रहा हूँ। सर, बोलिए। शिक्षा की हालत आज ये है कि सर शिक्षा बिजनेस बन चुका है आज के टाइम में। बच्चे जो प्राइमरी मतलब सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, वहाँ स्कूलों में ना तो पानी की सही व्यवस्था है, ना उनके बैठने की उचित व्यवस्था। और आज जो प्राइवेट स्कूलों से इनका कंपैरिजन करा जाए तो दोनों चीजों में काफी अंतर है। बिल्कुल, इसलिए धन्यवाद। सरकारी स्कूलों में गंदगी का क्या आलम है, देखिए ये कुछ ही सरकारी स्कूल हम आपको दिखा रहे हैं। ये इलाहाबाद शहर का ही एक कस्बे का वीडियो है। ये गंदगी आप देख रहे हैं, इस गंदगी के बदबू से उस क्लासरूम में कोई बैठ सकता है क्या, इसकी भी हम कल्पना कर सकते हैं। ये वहाँ पर बन रहा खाना, उसी के बगल में रखा हुआ सब कुछ, वहाँ पर घूम रहे चूहे, बैठ रही मक्खियाँ, उड़ रही मक्खियाँ, खुले में किस प्रकार से सब कुछ परोसा जा रहा है हम देख सकते हैं। एक तरफ सरकारी बाबुओं के कमरे में
एसी और हीटर लगाए जाते हैं, उनको चलाने के लिए जनरेटर लगाए जाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को कुछ भी सुविधा नहीं है। शिक्षक खाना भी बना रहे हैं, खाना खिला भी रहे हैं, खा भी रहे हैं और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। चलिए कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? मैं से बोल रहा हूँ। हाँ, ये प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जानी चाहिए और सरकारी पे जोर दिया जाए, और ये जो सेंटर दिए जाते हैं ये प्राइवेट वाले पैसे लेके नकल कराते हैं और कापियां लिखाते हैं, सब मान्यता बिल्कुल बंद कर दी जाए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में तो मुलायम सिंह पहले डिक्लेयर कर देते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो कॉपी करने वाले को, नकल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। बहुत से परिवार और बहुत से युवक इसलिए मुलायम सिंह के पार्टी को वोट देते हैं क्योंकि उनको स्कूलों में बचाने में उनकी पार्टी मदद करती है। कभी राजनाथ सिंह वहां पर मुख्यमंत्री थे और उन्होंने निर्णय किया था कि नकल के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो उनकी सरकार चली गई थी और मुलायम सिंह ये घोषित करते हैं कि हम नकल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। परिणामों को देखते हैं क्या हो सकता है। सरकारी स्कूलों के बच्चे पिछड़ सकते हैं। आज भारत में देश विदेश की कंपनियां व्यवसाय कर रही हैं, टेक्नोलॉजी को सभी वरीयता देती हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों के छात्र आधुनिकता के मामले में पिछड़ सकते हैं। सरकारी स्कूलों से माँ बाप का विश्वास उठ जाएगा। वैसे तो आज भी ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहते, लेकिन आगे ये हालात और भी खराब हो सकते हैं। सरकारी स्कूल मजबूरी के ही स्कूल बने हुए हैं। मजबूरी में ही माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। या तो ये माँ बाप गरीब होते हैं या फिर उनके पास में प्राइवेट स्कूल नहीं होते। सरकारी स्कूलों में अयोग्य शिक्षक बने रहेंगे। अभी यूपी सरकार ने ऐसे लोगों को सरकारी टीचर बना दिया जिन्होंने टीचर होने का कोई टेस्ट पास नहीं किया। कोर्ट ने ऐसे आदेश को निरस्त कर दिया। अब कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकारी बाबुओं के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ें। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा। अगर सरकारी स्कूलों में सरकारी बाबुओं के बच्चे जाने लगे तो उनका स्तर वाकई सुधर सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था और भी खराब हो सकती है। उपाय भी देख लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय पूरे देश में लागू हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का बड़ा ही प्रभावी तरीका बताया है। अगर ये तरीका देश में लागू हो गया तो आने वाले समय में देश के सरकारी स्कूलों की शिक्षा में काफी बदलाव होगा। नेता और सरकारी बाबू अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें। अगर नेता और सरकारी बाबू अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे तो वो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को समझेंगे और उसे सुधारने के लिए कदम उठाएंगे। सभी प्रदेशों की सरकारें इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को लागू करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सरकारी स्कूलों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। ऐसे में सभी सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने को कदम उठाना चाहिए। शिक्षाविद आगे आकर सरकार पर दबाव बनाएं। देश के कई बुद्धिजीवी सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा के लिए काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। अब उनके लिए समय आ गया है कि वो सरकार पर दबाव बनाएं और कोर्ट के निर्णय को लागू कराएं। हमारे साथ वीरदेव सिंह जी स्टूडियो में जुड़े, आपका मैं आभारी हूं। जो शिक्षक हमारे साथ फोन पर जुड़े, मैं उनका भी आभारी हूं। और आप सब दर्शकों ने बढ़ चढ़कर आज के कार्यक्रम में जो हिस्सा लिया और बहुत बड़े पैमाने पर आज कॉल आए हैं, मैं उन सब का भी आभारी हूं। ऐसे ही इस मुद्दे को हम केवल इस कार्यक्रम तक नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इसका लगातार फॉलोअप भी करते रहेंगे। आज के लिए इतना है। जय हिंद।